भारत के राष्ट्रपति इंडियन पॉलिटी का ये एक ऐसा चैप्टर है जहाँ से हर कम्पिटिटिव एग्जाम्स में सवाल पूछे जाते हैं, चाहे आप किसी भी एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हो। इस वीडियो में मैंने टॉप 30 एमसीक्यूज को शामिल किया है जो कि रिपीटेड पूछे जाते हैं एग्जाम्स में और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखें और जिन लोगों ने भी भारत के राष्ट्रपति चैप्टर को पढ़ा है वो यहाँ पर आकर एमसीक्यूज लगाएं और देखें कि उनकी तैयारी कैसी है। अगर आप 30 में से 25 मार्क्स लाते हैं तो आप सेफ जोन में हैं, अदरवाइज 25 मार्क्स से बिलो लाने वाले को थोड़ी और मेहनत की ज़रूरत है। तो वीडियो के लास्ट में कमेंट बॉक्स में आप अपना मार्क्स जरूर शेयर करें। तो चलिए देखते हैं आज का पहला मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल कौन सा है। भारतीय संविधान में भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन किस देश के संविधान से लिया है? तो इसका राइट आंसर होगा अमेरिका, यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो भारत में राष्ट्रपति होगा ये प्रावधान लिया गया है यूएसए के संविधान से। देखते हैं अगला सवाल। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के पोस्ट का एक्सप्लेनेशन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए आंसर होगा अनुच्छेद 52। तो हमारे भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के पोस्ट का जो वर्णन है, यानी कि भारत में एक राष्ट्रपति होगा, इसका वर्णन है आर्टिकल 52 में। अब यहाँ एक चीज आप और समझ लें कि देखिए भारत के राष्ट्रपति से संबंधित जितने भी प्रावधान हैं, उनकी नियुक्ति, उनका कार्यकाल, उनका शपथ, उनका त्यागपत्र, इम्पीचमेंट, जितना भी चीज़ है वो भारतीय संविधान के आर्टिकल 52 से लेकर 61 तक में इसका वर्णन है। यानी कि आर्टिकल 52 से 61 के बीच में राष्ट्रपति से संबंधित सभी इंपॉर्टेंट प्रावधान किया गया है। अगला सवाल है कि कौन देश का प्रथम नागरिक होता है? भारत का जो प्रथम नागरिक होता है वो होता है राष्ट्रपति, और दूसरा सर्वोच्च नागरिक कौन होता है? तो वो होता है उपराष्ट्रपति। अगला सवाल लेते हैं। राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में निम्नलिखित में से कौन कौन शामिल होते हैं? तो इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा उपर्युक्त तीनों, यानी कि राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में लोकसभा के जितने भी निर्वाचित सदस्य हैं वो भी शामिल होते हैं, साथ में राज्यसभा के जितने भी निर्वाचित सदस्य हैं वो भी शामिल होते हैं, और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भी शामिल होते हैं। इसके साथ में आप एक पॉइंट और ध्यान रखें कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में 2 यूटी यानी कि दिल्ली और पुडुचेरी के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भी इसमें शामिल होते हैं। तो ये चारों ही पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल से। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है, भारतीय संविधान के 70वें संविधान संशोधन द्वारा भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में किन 2 केंद्र शासित प्रदेशों को भाग लेने का अधिकार मिला है? तो जैसा कि मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में बताया, इसका राइट आंसर होगा दिल्ली और पुडुचेरी। ये शामिल हुआ है संविधान के 70वें संशोधन के द्वारा। अगला सवाल है, राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक नहीं है? यहाँ क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पूछ रहा है क्या आवश्यक नहीं है। तो देखिए पहला ऑप्शन देखते हैं, मिनिमम एज 35 इयर्स होना चाहिए, ये सही है। देश का नागरिक होना चाहिए, ये ऑप्शन भी सही है। सांसद चुने जाने की योग्यता रखता हो, ये भी सही है। पढ़ा लिखा हो, तो ये ऑप्शन आपका नहीं होगा, यानी कि इस सवाल का जो राइट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन डी, यानी कि भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए उसका पढ़ा लिखा होना जरूरी नहीं होता है। लेकिन आज तक के इतिहास में अगर हम देखें तो ऐसे कोई भी राष्ट्रपति नहीं है जो अनपढ़ रहे हों, सब पढ़े लिखे विद्वान ही भारत के राष्ट्रपति के पोस्ट पर निर्वाचित हुए हैं। अगला सवाल है, भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको सौंपता है? इसका राइट आंसर होगा भारत के उपराष्ट्रपति को। तो भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र देता है भारत के उपराष्ट्रपति को। अगला सवाल है, अगर भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद होता है तो उस विवाद को किसे सौंपा जाता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, भारत के सर्वोच्च न्यायालय को। अगला सवाल है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा
वो होगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 61 के द्वारा। तो देखिए, भारत के राष्ट्रपति को अनुच्छेद 61 के द्वारा महाभियोग लगाकर हटाया जा सकता है। और ये जो महाभियोग होता है, ये आरोप कौन लगाता है? तो संसद का कोई भी एक सदन, चाहे वो लोकसभा हो या राज्यसभा हो, ये कोई भी लगा सकता है। लेकिन यहाँ पर उनको हटाने से पहले उनको 14 दिन का लिखित नोटिस दिया जाता है। अगला सवाल है, राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन के द्वारा लगाया जा सकता है? ऑप्शंस देखते हैं, लोकसभा द्वारा, राज्यसभा द्वारा, संसद के किसी सदन के द्वारा, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। देखिए, इसका जो राइट आंसर होगा, ये होगा ऑप्शन सी, संसद के किसी सदन के द्वारा। तो यानी कि उन पर जो महाभियोग लगेगा, ये संसद के किसी भी सदन के द्वारा लगाया जा सकता है, या तो लोकसभा लगाए या फिर राज्यसभा लगाए। और इसको लगाया जाता है आर्टिकल 61 के अंतर्गत। अगला सवाल है, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए कम से कम कितने दिन पूर्व सूचना देना आवश्यक होता है? राइट आंसर होगा 14 डेज पहले उनको सूचना देना आवश्यक होता है। अगला सवाल है, राष्ट्रपति का रिक्त स्थान कितने दिनों में भर लिया जाना चाहिए? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 6 माह में। यानी कि अगर किसी भी स्थितिवश, यानी राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाए, या उन्होंने अपना इस्तीफा दिया है, या महाभियोग लगा हो, इस तरह की कोई भी परिस्थिति हो, तो उस केस में 6 माह के अंदर, 6 मंथ के अंदर उनका पद भर लिया जाना आवश्यक होता है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 6 मंथ। अगला सवाल है, यदि राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का पोस्ट खाली हो, तो भारत के राष्ट्रपति के पद पर कौन होता है? तो यहाँ चलिए हम एलिमिनेशन मेथड से इसको सॉल्व करते हैं। प्रधानमंत्री नहीं होगा, महाधिवक्ता नहीं होगा, ऑप्शन डी नहीं होगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि भारत के मुख्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो अगर भारत में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों ही पोस्ट खाली हो, उस केस में राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन कौन करेंगे? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश करेंगे। और ऐसा भारत में बस एक ही बार हुआ है, और वो किया है किन्होंने? एम हिदायतुल्लाह ने। वो एकमात्र ऐसे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं जिन्होंने राष्ट्रपति के पोस्ट का निर्वहन किया है। और ये हुआ था ईयर 1969 के समय में। चलिए अगला सवाल देखते हैं, भारत का कार्यपालिका अध्यक्ष कौन होता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, राष्ट्रपति। तो देखिए, भारतीय संविधान का जो आर्टिकल 53 है, इसके अंतर्गत जो केंद्र है, यानी कि संघ की जो कार्यपालिका शक्ति है, वो किस में निहित होती है? तो राष्ट्रपति में निहित होती है, जिसका उपयोग वो संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ जितने भी उनके अधिकारी होते हैं, जो मंत्रिमंडल में शामिल होते हैं, उनके द्वारा किया जाता है। तो कार्यपालिका अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। अगला सवाल है, भारतीय संविधान में केंद्रीय सरकार की अधिशासी शक्तियों को किस में निहित किया गया है? अब यहाँ ये जो अधिशासी वर्ड है, इसका मतलब भी कार्यपालिका ही होता है, कार्यपालिका शक्ति। तो ये सवाल आपका बीपीएससी में पूछा जा चुका है। तो अधिशासी से आप कंफ्यूज नहीं होंगे, अधिशासी शक्तियों का मतलब हुआ कार्यपालिका शक्ति। तो ये जस्ट प्रीवियस क्वेश्चन के जैसा ही सवाल है, बस इसे घुमाकर पूछा गया है। राइट आंसर क्या होगा? भारत के राष्ट्रपति। अगला सवाल है, लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा आहूत की जाती है? राइट आंसर होगा राष्ट्रपति के द्वारा। तो देखिए, लोकसभा और राज्यसभा का कभी भी अगर संयुक्त बैठक करवाने की अवस्था आती है, तो उसका निर्णय कौन लेता है? भारत का राष्ट्रपति लेता है। और ये जो संयुक्त बैठक होता है, ये किस परिस्थिति में होता है? जब कोई भी विधेयक पर मतभेद होता है, उस समय संयुक्त बैठक करवाने की आवश्यकता होती है, जो कि किसके द्वारा करवाया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा। अगला सवाल है, भारत के राष्ट्रपति ने जिस एकमात्र मामले में अपने वीटो की शक्ति का प्रयोग किया था, वह क्या था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये है भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक। तो ये जो मामला है, ये हुआ था ईयर 1986 में। और
उस समय जो राष्ट्रपति थे वो थे ज्ञानी जेल सिंह। तो इन्होंने क्या किया था कि भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक पर पॉकेट वीटो का प्रयोग किया था। यानी कि इन्होंने अपनी इच्छा का प्रयोग किया था। इन्होंने ना लोकसभा से पूछा ना राज्यसभा से पूछा। ये इनकी स्वेच्छा के अनुसार ये इन्होंने इस शक्ति का प्रयोग किया था और इसी शक्ति को वीटो शक्ति कहा जाता है, जो राष्ट्रपति अपनी स्वेच्छा से बिना किसी के दबाव में आकर लेता है। अगला सवाल है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है? तो इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 123, जिसके अंतर्गत भारत का राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। अगला सवाल है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति को वीटो शक्ति प्रदान की गई है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो वीटो शक्ति प्रदान हुआ है भारत के राष्ट्रपति को आर्टिकल 111 के अंतर्गत। अब देखिए इसके अंतर्गत होता क्या है कि अगर कोई विधेयक संसद में पेश हुआ और उसके बाद अगर राष्ट्रपति चाहे तो उस विधेयक को स्वीकृति देगा, और अगर राष्ट्रपति चाहे तो पुनर्विचार के लिए लौटा देगा, या चाहे तो वो अपना पॉकेट में रख लेगा, यानी कि उस पर कोई निर्णय नहीं होगा। इसी को पॉकेट वीटो पावर कहते हैं, जो कि अनुच्छेद 111 के अंतर्गत ये अधिकार मिला हुआ है राष्ट्रपति को। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से भारत के राष्ट्रपति को कौन सा अधिकार प्राप्त नहीं है? तो देखिए आर्टिकल 72 के अंतर्गत राष्ट्रपति को क्षमादान करने का अधिकार है, आपातकाल की घोषणा करने का अधिकार है, अध्यादेश जारी करने का अधिकार है। तो ये तीनों अधिकार है। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक है, आप नहीं को हटा लें और ये क्वेश्चन सिंपल हो जाएगा। देखिए निम्नलिखित में से भारत के राष्ट्रपति को कौन सा अधिकार प्राप्त है? तो क्षमादान का अधिकार भी प्राप्त है, आपातकाल की घोषणा करने का भी अधिकार प्राप्त है, और अध्यादेश जारी करने का भी अधिकार प्राप्त है। यानी कि इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा उपर्युक्त सभी। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रीय आपातकाल राष्ट्रपति के द्वारा लगाया जाता है? बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए राष्ट्रीय आपातकाल राष्ट्रपति के द्वारा लगाया जाता है अनुच्छेद 352 के अंतर्गत। और अगर हम देखें तो राष्ट्रीय आपातकाल अब तक कितने बार लगाया जा चुका है? तो अब तक 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल लग चुका है भारत में। और ये आपातकाल लगा था पहला लगा था 1962 में, जब भारत चीन के बीच में युद्ध हुआ था। दूसरा लगा था कब? भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था 1971 में, और इसके बाद लगा था 1975 में। इस समय क्या हुआ था आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं, राष्ट्रपति भवन को किसने डिजाइन किया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसको डिजाइन किया था एडविन लुटियंस ने। और ये जो राष्ट्रपति भवन होता है ये क्या होता है? ये राष्ट्रपति का सरकारी आवास होता है, ठीक है। और इसको डिजाइन किया था किसने? एडविन लुटियंस ने। लेकिन बहुत कम लोगों को ये पता है कि ये जो राष्ट्रपति भवन है इसका नाम 1950 में वाइसरॉय हाउस के नाम से जाना जाता था, क्योंकि उस वक्त भारत में वाइसरॉय का पोस्ट उपस्थित था। 1950 के बाद ये जो पोस्ट है ये खत्म हुआ, जो कि अंग्रेजों के द्वारा लाया गया था। अगला सवाल है कि एकमात्र व्यक्ति जो 2 बार राष्ट्रपति रह चुके हैं भारत में, तो वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि संविधान सभा के अध्यक्ष भी थे, और इसके साथ में ये भारत के पहले राष्ट्रपति थे, और दूसरा जो कार्यकाल था वो भी इन्हीं को प्राप्त हुआ था। और ये किस राज्य से बिलोंग करते थे? तो ये बिहार से। तो बीपीएससी वालों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखते हैं अगला सवाल, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो ये थी, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, प्रतिभा पाटिल। और ये भारत के किस नंबर की राष्ट्रपति थी? तो 12वें नंबर की राष्ट्रपति थी। ये काफी पूछा जाता है, भले ही ये स्टैटिक पोर्शन में आ चुका है आपका, लेकिन यहाँ से सवाल पूछा जाता है क्योंकि ये पहली महिला राष्ट्रपति है, 12वें नंबर की है। और ये कब से कब तक थी? तो वर्ष 2007 से लेकर 2012 तक ये भारत के राष्ट्रपति के पद पर नियुक्त थी, और इससे पहले राजस्थान की गवर्नर थी। तो इतना पॉइंट्स आप याद रखें इस क्वेश्चन से संबंधित। अगला इंपॉर्टेंट सवाल है, किसी भी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का अधिकार किसको होता है? तो ये अधिकार होता है और किसी को नहीं,
केवल राष्ट्रपति को, यानी कि जैसे भारत का पूर्वोत्तर क्षेत्र हम ले लें, जहाँ पे हमारा मिजोरम आता है, अरुणाचल प्रदेश आता है, ये जो पूर्वोत्तर राज्य हैं, ये सब अनुसूचित क्षेत्रों में शामिल हैं। तो ये क्षेत्र घोषित करने का अधिकार किसके पास होता है? तो राष्ट्रपति के पास होता है। देखते हैं अगला सवाल। राष्ट्रपति चुनाव के लिए प्रस्तावक और अनुमोदक की संख्या कितनी होती है? तो देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो राष्ट्रपति के चुनाव के लिए प्रस्तावक और अनुमोदक की जो संख्या है वो 50-50 होना चाहिए। अब प्रस्तावक और अनुमोदक से मतलब ये है कि प्रस्तावक मतलब 50 सांसद या जो विधायक होते हैं उनका प्रस्ताव होना आवश्यक होता है कि ये उम्मीदवार मैंने दिया है राष्ट्रपति उम्मीदवार के लिए, और उनका अनुसमर्थन करने के लिए, यानी कि उनका समर्थन करने वाले भी 50 होने चाहिए। तो इसलिए 50-50 का रेशियो है। राष्ट्रपति के चुनाव में प्रस्तावक भी 50 होना चाहिए और अनुमोदक भी 50 होना चाहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। अगला सवाल है, भारत के किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन अधिकतम कितने समय तक रह सकता है? राइट आंसर क्या होगा? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 3 साल। तो किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन मैक्सिमम 3 इयर्स तक ही लग सकता है, उसके बाद राष्ट्रपति शासन नहीं रहेगा। अब राष्ट्रपति शासन क्या होता है? संविधान का जो आर्टिकल 356 है, इसके अंतर्गत राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है, यानी कि कोई भी राज्य है, अगर उसका मुख्यमंत्री उस राज्य में प्रॉपर वे से, सुचारू ढंग से अगर काम नहीं कर पा रहा, तो इस केस में वहां पर राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। और ये कितनी भी बार लगाया जा सकता है, लेकिन अधिकतम सीमा इसकी कितनी होनी चाहिए? तो 3 साल होनी चाहिए। ठीक है, किस आर्टिकल के अंतर्गत? तो आर्टिकल 356 के अंतर्गत। अगला सवाल है, एक विधेयक, यहाँ विधेयक होगा, एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है, कौन सी प्रक्रिया के बाद अधिनियम बनता है? ऑप्शंस देखते हैं इसका। तो पहला ऑप्शन है, जब वह संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित हो जाता है, ये गलत होगा। उसके बाद है, जब राष्ट्रपति अपनी सहमति दे देता है, ये ऑप्शन आपका सही होगा। देखिए, कोई भी विधेयक, वो कानून तभी बनता है जब उस पर राष्ट्रपति का हस्ताक्षर होता है, उससे पहले वो अधिनियम ही रहता है। कानून राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद ही बनता है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला सवाल है, भारत के उपराष्ट्रपतियों में से निम्नलिखित में से कौन बिहार का राज्यपाल रह चुका है? तो इसका राइट आंसर होगा डॉक्टर जाकिर हुसैन। ये जो डॉक्टर जाकिर हुसैन है, ये देखिए 1962 से 67 के बीच में इनका कार्यकाल था, लेकिन इससे पहले ये बिहार के राज्यपाल रह चुके थे। अगला सवाल है, भारत के किस राष्ट्रपति को मिसाइल मैन की संज्ञा दी जाती है? तो ये तो आप काफी लोग मुझे लगता है जानते होंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए, ये थे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। ये भारत के 11वें नंबर के राष्ट्रपति थे, और इन्होंने देखिए भारत को बहुत सारी मिसाइलें प्रदान की हैं और भारत को आत्मनिर्भर बनाया है। इन्होंने जिन मिसाइल्स का विकास किया था, वो उसमें एक था अग्नि था, पृथ्वी था। तो इस तरह से इन्होंने भारत को मिसाइल के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, जिसके वजह से इन्हें मिसाइल मैन कहा जाता है भारत का। और ये भारत के 11वें नंबर के राष्ट्रपति थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति बनी है? तो जैसा कि हम सब जानते हैं, अभी वर्तमान में हमारे भारत की जो राष्ट्रपति हैं वो है द्रौपदी मुर्मू, और ये है भारत की पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति। अगला सवाल है, और इस वीडियो का आखिरी सवाल है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। अब हम तो सब जानते हैं कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? राजेंद्र प्रसाद थे। कहाँ से थे? इसका जवाब देना है उत्तर प्रदेश से, बिहार से, तमिलनाडु से या गुजरात से। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, बिहार से। तो भारत के जो पहले राष्ट्रपति थे वो हमारे बिहार राज्य से थे। तो यहाँ पे समाप्त होता है टॉप 32 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिलेटेड टू इंडियाज प्रेसिडेंट। अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर जरूर बताएं, किन्होंने 25 से ज्यादा स्कोर किया है।
जिन्होंने 25 से ज़्यादा स्कोर किया है वो सेफ ज़ोन में है और जो बिलो 25 है उन्हें और भी मेहनत करने की ज़रूरत है। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक और मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।